हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपनी जो लाइव क्लास है वो ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो सेशन है वो शुरू करते हैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सभी जो बच्चे हैं वो ज्वाइन कर ले और उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं। दो मिनट वेट कर लेते हैं और उसके बाद जो सेशन है वो शुरू करते हैं। तब तक मुझे ये बताइए कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है। हेलो दिलीप। तो बेटे आज का अपना जो सेशन है वो शुरू करते हैं। पहले मैं आज जो हमारा है आज की क्लास में पहले हम अपना कल हमने एल्टीट्यूड तक पढ़ लिया था टेम्परेचर में, लेकिन आज मैं आप सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि आपको ज्योग्राफी में किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट, तो पहले मैं आपके यहाँ पे जो है डाउट लूंगी और उसके बाद जो है हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है ज्योग्राफी के किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, आज ये मान लो आपका ये डाउट क्लियरिंग सेशन है। नेक्स्ट क्लास में हम ये टेम्परेचर कंप्लीट कर लेंगे और थोड़ा सा इस लेक्चर में भी पढ़ लेंगे, बट पहले मुझे ये सुनना है कि आपका कोई भी डाउट, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड है, चाहे वो आपका कंसेप्ट से रिलेटेड है, कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आया है तो आप यहाँ पे मुझसे पहले पूछो कि आपको क्या चीजें क्लियर नहीं है, क्योंकि जब तक आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी तो आप जो है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। तो हमने जो है अपने यूनिट 1 जियोमॉर्फोलॉजी, यूनिट 2 और यूनिट 3 में अब हम है टेम्परेचर तक हमने टॉपिक कर लिया है। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप यहाँ पे बताओ, क्योंकि आपका आज ये डाउट क्लियरिंग सेशन है। पढ़ाई नहीं हो पा रही है, टेंशन हो रही है बहुत। अच्छा यशवंत, मैं आपको कुल मिला के ना एक बात बोलना चाहती हूँ सबको। गुड इवनिंग अजय। मैं आप सबको एक बात बोलना चाहती हूँ कि अभी आप जो है ना ये मत सोचो कि हमारा पेपर है, अभी ये मत सोचो कि मुझे पेपर में कुछ नहीं आता, ये भी मत सोचो।
अभी सिर्फ इतना सोचो, जो क्लास ली है क्या उतना आपको क्लियर हो गया? नंबर 2, ये जो क्लास ली इसमें से जो PYQ वो मुझे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये मत सोचो कि मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा, ये नहीं सोचना है, ये दिमाग में आने नहीं देना है कि मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा। आपकी टेंशन कब खत्म होगी? आपकी टेंशन तब खत्म होगी जब आपने अपनी सारी क्लास ले ली, नोट्स भी बना लिए। यहाँ तक तो ये आपको टेंशन होगी, लेकिन जब जैसे ही आप PYQ सोल्व करने लगोगे ना, PYQ सोल्व करोगे और आपके वो आंसर जो है सोल्व होंगे, सॉल्यूशन आपके सोल्व होंगे क्वेश्चन, और आपके 100 में से 70 80 ऐसे जब आपकी लिस्ट जाएगी, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं पेपर में कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तब आपकी जो टेंशन है वो खत्म होगी। आपको कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि आपको पेपर क्लियर ही करके आना है। ये नहीं सोचना, दिमाग में एक पॉइंट पे भी ये बात नहीं आने देनी है कि मेरा पेपर नहीं होगा क्लियर। ये बात छोड़ दो, ये दूर की बात है। पेपर क्लियर होगा नहीं होगा ये आपके हाथ में नहीं है। आपको इस मोटिव से पढ़ना है कि मुझे पेपर क्लियर करना है, मुझे नहीं रहना है आगे। फिर वो आपकी मेहनत और आपका हार्ड वर्क डिसाइड करेगा कि आपका पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा। अगर मान लो आपकी लिस्ट JRF की 102 क्वेश्चन पे लगी है और आपके 98 क्वेश्चन ठीक हुए, आपका नेट क्लियर हो जाता है, तो इस बात से दुखी मत होना कि हाय मैं 3 नंबर से रह गया, 3 क्वेश्चन से रह गया। ये बात सोचना कि आपके बस 98 क्वेश्चन ही ठीक हुए हैं, इसका मतलब आप इस 98 क्वेश्चन तक भी गिरते पड़ते पहुंचे हो। जब आपके क्वेश्चन 110 ठीक हो, तब आप ये सोचना कि हाँ मैं यहाँ गिरते पड़ते नहीं पहुंचा हूं, मैंने इतनी मेहनत करी है कि मैं 110 क्वेश्चन तक पहुंच पाया हूं। वो उस लेवल की मेहनत आपको करनी है, उस लेवल की मेहनत आपको करनी है, ठीक है। तब आपकी टेंशन दूर होगी। और ये टेंशन दूर करने का सबसे पहला तरीका और बताती हूँ कि आपको जो है अपने डाउट्स, अगर कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, तो टीचर से पूछो कि वो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, उस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक क्या है। ट्रिक आपके एग्जाम के लिए बेस्ट होती है। जब तक आपको क्वेश्चन सोल्व करने की ट्रिक नहीं समझ में आएगी या पेपर का पैटर्न नहीं पता होगा, तो आप उस पेपर को कभी भी क्लियर नहीं कर सकते हो, चाहे आपका किसी भी लेवल का एग्जाम हो। जब तक आप उस पेपर के पैटर्न को नहीं समझोगे, तो आपका बेटे जो पेपर है वो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो टेंशन छोड़ो, और आपकी टेंशन तब जाएगी जब आपके MCQ सोल्व होंगे, आपके PYQ सोल्व होंगे जो नेट के पेपर में आते हैं। अगर वो सोल्व हो गए तो मानो आपकी जो तैयारी है कैसी है, 100% आपकी तैयारी। और वो 100% तैयारी के लिए आपको अपनी क्लास लेनी है, रेगुलर क्लास के साथ साथ आपको नोट्स बना के उनकी रिवीजन करनी है, और रिवीजन के बाद आपको डेली PYQ सोल्व करनी है। मैंने आपको ये बोला है कि PYQ सोल्व करने के बिना आपको नहीं सोना है। अगर एक दिन भी आप PYQ को सोल्व किए बिना रह गए, बिना सोल्व किए सो गए, तो इसका मतलब आपका JRF के लिए 1 नंबर, 1 क्वेश्चन कट चुका है। समझ में आया? आपका और कोई डाउट, क्या आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं सोल्व हो पाया है? और रही बात बुक की, तो देखो मैं आप सबको ना एक एडवाइस दे रही हूँ पर्सनली। आप पेपर 1 की जो बुक है वो बेशक ले सकते हो, लेकिन पेपर 2 की बुक लेने के लिए आपकी को कोई नीड नहीं है।
नो नीड, कोई भी नीड नहीं है। अगर जितने नोट्स मैंने दिए हैं उन नोट्स की 20-20, 30 बार रिवीजन कर लेते हो तो आपका इन नोट से बाहर कुछ नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपका पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, 100। उस 100 में से 70 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कैसे? आपका सेक्शन डिवाइड किया हुआ है, 70 में 100 में से 30 क्वेश्चन कैसे होंगे आपके, ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कभी किसी ने देखे नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे, जो कभी ज्योग्राफी में पढ़े नहीं होंगे, ये आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हो आप। लेकिन अब ये 70 में से आपके 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस में से ही होते हैं और 20 क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी में से होते हैं। क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आते। बेटे मैंने आपके लिए सबसे इजी काम कर रखा है। अगर आपको आपने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आते, तो मेरे से उसी टाइम पे ग्रुप में सेंड करके पूछो कि मैम मेरे को ये क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आया। देखो पहले पता है क्या है, जब हम शुरू में क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना तो हमें ना उनकी जो लैंग्वेज है ना बड़ी ट्रिकी लगती है। जो नेट में सवाल पूछे जाते हैं ना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी लैंग्वेज इंग्लिश में भी और हिंदी में भी बहुत ट्रिकी होते हैं, वो समझ में नहीं आते। लेकिन अगर हमें वो कंसेप्ट क्लियर है ना, तो कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। पहले एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था कि जब आपकी दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आती हैं, when two plates come towards each other, तो उसमें से एक प्लेट नीचे धंस जाती है, एक प्लेट ऊपर उड़ जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? देखो इस प्रोसेस, उन्होंने प्रोसेस पूछा था, लेकिन उस टाइम पे 98% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या देके आए थे? कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलेंगे इस प्रोसेस को। लेकिन इसका कन्वर्जेंट बाउंड्री नहीं था, इसका था सबडक्शन प्रोसेस या बेनी ऑफ प्रोसेस बोलते हैं इसको। वहां पे आपकी एक प्लेट नीचे धंस जाती है, दूसरी प्लेट ऊपर उड़ जाती है और ये प्लेट क्या है? गलने लगती है। ये था, है ना। क्वेश्चन को सोल्व करने में या समझने में हम क्या है, थोड़ा सा लैप्स कर जाते हैं, हम क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से समझते हैं। चलो मैं आपको 2-3 जो है ना जियोमॉर्फोलॉजी के जो यूजीसी नेट में पुराने या प्रीवियस पेपर आए ना, वो प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो पूछती हूँ। जियोमॉर्फोलॉजी तो आप सबकी क्लियर है ना। जियोमॉर्फोलॉजी तो मैंने आप लोगों को करवा दी है। क्वेश्चन को सोल्व करने की जो है ट्रिक देखते हैं, कैसे सोल्व करोगे आप जियोमॉर्फोलॉजी का। मैंने हाँ जी, कुछ क्वेश्चन बहुत डीप आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लेकिन आपको एक बात और बता दूं अजय, मैंने नोट्स बनाए हैं ना, उस नोट्स से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी। बस आपका जियोमॉर्फोलॉजी में एक टॉपिक रहता है, वो मास मूवमेंट वाला रहता है, वो जो मुझे करवाना है, क्योंकि मास मूवमेंट से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जा रहे हैं। अच्छा अब आप मुझे ये बताओ, आपका सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। ये देखो, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म for the first time presented in the book। और ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। आप मुझे बताओ, यूनिफॉर्मिटेरिज्म यानी कि एक रूपतावाद का सिद्धांत हट्टन ने, बिल्कुल हट्टन ने दिया है। कौन सी बुक में है ये, कौन सी बुक में दिया है? अब आपको ये बताना है ये बुक इनमें से कौन सी हट्टन की है। सबसे पहली आपकी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, सेकंड है जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ,
थर्ड है अनस्टेबल अर्थ। ये अनस्टेबल अर्थ आपकी बहुत फेमस और बहुत बार पूछी जाती है। और फोर्थ है आपकी, नहीं कॉस्मोस नहीं है, कॉस्मोस नहीं है दिलीप, ये आपको हटन की बुक का नाम बताना है। कॉस्मोस बुक आपकी हम्बोल्ट की है। फोर्थ है आपका थ्योरी ऑफ द अर्थ। अब आपको ये क्वेश्चन है ना, मैंने इतनी बार करवाया है आपको, जो आपके फंडामेंटल कंसेप्ट है ना जियोमॉर्फोलॉजी में, उसमें मैंने करवाया है आपको। उसमें मैंने बताया था कि हटन की कौन सी बुक है और हटन ने अपनी ये थ्योरी कौन सी बुक में दी है। आप बताओ कौन सी बुक में दी है। देखो ये, हाँ जी, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। थ्योरी ऑफ द अर्थ आपकी बुक किसकी है, हटन की है। और हटन ने अपनी बुक थ्योरी ऑफ द अर्थ में यूनिफॉर्मेनिटेरिज्म यानी कि एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया है। अब इनमें ना एक बुक है, ये बुक है अनस्टेबल अर्थ। ये अनस्टेबल अर्थ आपकी बुक है जे ए स्टीयर्स की, STEERS। ये बहुत फेमस बुक है, हर बार पेपर में ये पूछी जाती है, हर बार। ठीक है, और आपका ये जो प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी है, ये बुक किसकी है, बताओ। आपके हटन के ये जो प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी बुक है, ये आपके जो हटन है, हटन के शिष्य हैं, उनकी बुक है। लयेल, हाँ जी, ये जो प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी बुक है वो आपकी स्कॉटिश जियोलॉजिस्ट हैं चार्ल्स लयेल, उनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। ठीक है, अब आपसे कुछ रीजन असर्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है। चार्ल्स लयेल, बेटे इसका इनका नाम है, मैं लिख देती हूँ, CHARLES, चार्ल्स, LYEL, लयेल। चार्ल्स लयेल आपके क्या हैं, स्कॉटिश जियोलॉजिस्ट हैं ये। अच्छा चलो अब आगे बताओ। अच्छा, अब ये बताना, आपका ना मैच द फॉलोइंग दे रखा है। एक बार मैं स्लाइड ले लेती हूँ, खाली स्लाइड ले लेती हूँ और उस पे मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। अच्छा, आपका नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखो, ये है आपकी लिस्ट 1, ये है आपकी लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपका ऑप्शन ए है, अ प्लेन लार्जली कंपोज्ड ऑफ recent एल्यूवियम। ठीक है, आपका बी ऑप्शन है अ डीप सी प्लेन। आपका थर्ड ऑप्शन है अ प्लेन फॉर्म्ड बाय विंड एक्शन। और आपका डी है अ लेवल सरफेस लाइटली कवर्ड विद
थिन लेयर ऑफ एल्यूवियम। अब इसके ऑप्शन देखो, 1 पेडी प्लेन, 2 लोएस प्लेन, 3 फ्लड प्लेन। अब कितना इजी क्वेश्चन आया आपका ये, 4th एबेसल प्लेन। अब चलो मान लो आपको ये सारे ऑप्शन इजी से दे रखे हैं ना। अब देखो सबसे पहले आपका देखो, अ प्लेन लार्जली कंपोज्ड ऑफ रीसेंट एल्यूवियम, यानी कि जिसमें अभी रिसेंट क्या हुई है, एल्यूवियम जलोढ़ मिट्टी इकट्ठी हुई है। तो आपको हमारा नर्दर्न प्लेन 4 भाग में डिवाइड होता है। कौन कौन सा है आपका, भाबर, तराई, बांगर, खादर। और ये बांगर खादर कौन बिछाता है, आपका रिवर जब बाढ़ लेके आती है। तो आपका इसका सिंपल सा आंसर हो गया ए का थर्ड, कि जो आपके न्यू एल्यूवियम यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी के जो मैदान बिछाती है वो आपका, उसको क्या कहते हैं, फ्लड प्लेन। और फ्लड प्लेन कौन बिछाती है, आपकी नदी। तो अगर आपका ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए का थर्ड। ठीक है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं ये ए बी सी डी, ऑप्शन 4 3 2 1, 3 4 1 2, 4 3 1 2 और लास्ट है 3 4 1 2। अब हम देख रहे हैं ऑप्शन ए का क्या है, थर्ड। तो देखो ऑप्शन ए का आपका क्या है, थर्ड। तो ये क्वेश्चन अब आपने देखना है कि थर्ड कौन सी पे आ रहा है। ये वाले में तो नहीं आ रहा, तो ये वाला कट हो गया, लास्ट वाला भी कट हो गया। अब बच गया बस हमारा बी और सी में देखना है, बी और डी में देखना है आपका। ठीक है, क्योंकि ये 4 3 1 2 वाला भी कट गया। अब आपका डी रह गया, 3 4 1 2 वाला रह गया, और 3 4 2 1। ठीक है, ये रह गया सी का 2। अ प्लेन फॉर्म बाय विंड एक्शन, बिल्कुल सी का हो गया 2, बिल्कुल ठीक बोला। विंड देखो ये, अब आप क्या याद कर लो, अब आप ये कीवर्ड याद कर लो। लोएस्ट प्लेन किस से बनाया जाता है, विंड, विंड बनाते यानी कि हवा। तो विंड जहां पे भी आए वो किसका होगा, लोएस्ट का। तो अब हमारा सी का क्या है, सेकंड। तो हमारा सी का सेकंड है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। हो गया क्वेश्चन सोल्व। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल ही इजी से हैं। उसके बाद आप डीप सी प्लेन, एक गहरा समुद्री भाग, तो उसको बोला जाता है आपका अबेसल प्लेन। अब आपको ये क्वेश्चन पता है ये क्यों नहीं आया अबेसल प्लेन वाला, क्योंकि अबेसल प्लेन आपका आएगा ओशनोग्राफी में, और ओशनोग्राफी में आपको पता चलेगा कि अबेसल क्या होता है। जो समुद्र का जो सबसे गहरा वाला भाग है उसको अबेसल प्लेन बोला जाता है। लेकिन अभी आपसे ये क्वेश्चन इसलिए सोल्व नहीं हुआ होगा, आपको अबेसल प्लेन का पता ही नहीं होगा, है ना। उसके बाद डी देखो, डी क्या है, अ लेवल सरफेस लाइटली कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ एल्यूवियम। तो डी का क्या है आपका, वो पेडी प्लेन। पेडी प्लेन हमारा एक लेवल सरफेस है जो जिसपे एल्यूवियम की बहुत थिन मात्रा होती है। अब देखो, अब यहाँ पे ना आपके 4 ऑप्शन थे, चारों करेक्ट थे। तो अब जहां पे भी आपने नोट्स बनाए, जहां पे आपने लोएस लिखा उस लोएस के अंडर ये लाइन याद कर लेना, आ प्लेन फॉर्म्ड बाय विंड एक्शन। जहां पे आपने फ्लड प्लेन रिवर वाले में नोट्स बनाएंगे वहां पे ये लाइन जोड़ लेना, आ प्लेन लार्जली कंपोज्ड ऑफ रिसेंट एल्यूवियम। तो आपको बार बार फिर ये क्वेश्चन खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका वहीं पे सोल्व हो जाएगा। जब आप नोट्स रिवाइज करोगे तो आपके क्वेश्चन वही रिवाइज हो गए कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन सोल्व किया था और उस टाइम पे मेरा क्वेश्चन यहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई थी।
तो साथ साथ में जो भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो उनको नोट्स में ऐड भी कर लिया करो। जैसे जैसे क्वेश्चन की राइटिंग आती है ना, वैसे वैसे ऐड कर लिया करो, ठीक है। अब देखो, एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन दे रही हूं, आपको हिंदी में चाहिए ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन या इंग्लिश में ही बता दूं? बताओ, हिंदी में बताऊं आपको रीजन असर्शन का, या इंग्लिश में ही बोलूं बेटे? ओके, चलो ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपका ये देखो, रीजन दे रखा है, रीजन द आइलैंड्स along the mid Atlantic ridge are highly prone to volcanic activity, ठीक है। और आपका असर्शन है द सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज द मेन कोज ऑफ, हिंदी में साथ में एक्सप्लेन कर दूंगी, मेन कोज ऑफ अर्थक्वेक इन द एटलांटिक ओशियन। अब देखो, पहले रीजन पढ़ते हैं। रीजन क्या दे रखा है? सॉरी, आपका पहले ये रीजन है, ये असर्शन है, एक स्टेटमेंट, और फिर ये इसका रीजन दे रखा है। तो आपका असर्शन ये है कि द आइलैंड अलोंग द मिड एटलांटिक रिज आर हाईली प्रोन टू वोल्केनिक एक्टिविटी। तो देखो, आपका ये जो पहली स्टेटमेंट है, इसमें क्या कह रखा है? जो आपकी ये मिड एटलांटिक रिज है, यहाँ पे जो आइलैंड बने हैं, जो आइलैंड है, वहां पे कैसी एक्टिविटी होती है? वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। आपका सी फ्लोर स्प्रेड, मिड एटलांटिक रिज कहाँ पे बनती है? रिज कहाँ पे बनती है? समुद्र के अंदर, जहां पे दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है। जब आपका समुद्र तल का प्रसार होता है, सी फ्लोर स्प्रेड होता है, सी फ्लोर का स्प्रेड होता है, तो दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है और बीच का मैग्मा ऊपर आके यहाँ पे जम जाता है और एक क्या बन जाती है? एक रिज बन जाती है। इसको बोला जाता है आपका मिड एटलांटिक रिज। और मिड एटलांटिक रिज के आसपास जितने भी आपके आइलैंड होंगे, वहां पे आपकी कैसी एक्टिविटी होगी? वोल्केनिक एक्टिविटी होगी। ये तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद रीजन दे रखा है। अब इसका रीजन देखो, द सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो मैंने बोला था ना, अब आपका मैंने पहले ही रीजन बता दिया कि मिड एटलांटिक रिज कहां पे बनेगी? जहां पे आपकी सी फ्लोर स्प्रेड होगा, समुद्र तल का प्रसार होगा। तो देखो, इन्होंने बोला कि जो सी फ्लोर स्प्रेड है, वो मेन कारण है अर्थक्वेक का अटलांटिक ओशियन में। अब यहाँ पे सिर्फ अटलांटिक ओशियन की बात क्यों हुई? पैसिफिक की क्यों बात नहीं हुई, या इंडियन की क्यों बात नहीं? क्योंकि आपका पैसिफिक जो प्लेट है, वहां वो कैसी प्लेट है? कन्वर्जेंट। वहां पे दो प्लेट एक दूसरे के पास आती है, ना कि दूर जाती है।
जबकि अटलांटिक ओशन में आपकी दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं और बीच में आपका अटलांटिक रिज है। वो अटलांटिक रिज कैसे बनी हुई है, आपका जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है तो नीचे से आपका जो मैग्मा वो यहाँ आके जम जाता है। तो यहाँ पे जो भी आपके अर्थक्वेक आते हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि आपका ये समुद्र तल का प्रसार हो रहा है। तो ये दोनों आपके असर्शन और रीजन करेक्ट हैं, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है रीजन असर्शन को, क्योंकि मिड अटलांटिक कहाँ बनेगी, जहां पे सी फ्लोर स्प्रेड होगा, समुद्र तल का प्रसार होगा। आया समझ में ये क्वेश्चन? बताओ आपको ये क्वेश्चन आया समझ में? ऐसे सोल्व करते हैं। पहले आप असर्शन पढ़ो, असर्शन के बाद देखो उनमें कीवर्ड ढूंढो। जैसे मिड अटलांटिक रिज कहाँ पे बनेगी, जहां पे आपका सी फ्लोर स्प्रेड होगा। तो देखो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इस तरीके से आपके ये जो रीजन असर्शन के क्वेश्चन है ना वो सोल्व होंगे। और अब मैंने लास्ट में ना आपको ये सारे जो इरोजन डिपोजिशन, ये सारे इरोजन डिपोजिशन के लैंड फॉर्म कराए थे। तो अब देखो आपके लैंड फॉर्म कभी कभी क्या दे देते हैं, कैसे दे देते हैं, जैसे मैच द फॉलोइंग करना दे दिया, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है आपका लोएस, मोरेन, आपका है ग्रेवल्स और आपका है सिल्ट। और ये प्रोसेस दे रखे कि किस किस की वजह से ये बनते हैं। तो आपका फ्लूवियल प्रोसेस, आपका है ग्लेशियल प्रोसेस, का है एओलिन प्रोसेस और आपका है मेरीन प्रोसेस। 1 2 3 4 ए बी सी डी और आपका ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी। आपको इनमें से चूज करना है ए बी डी सी, सी बी डी ए, डी ए सी बी, सी डी ए बी। 1 2 3 4। अब पहले देखो मैंने आपको बताया था लोएस किसकी वजह से बनता, पिछला क्वेश्चन था। आपको पता है पेपर में सेम क्वेश्चन भी डल जाते हैं, कई बार सेम पैटर्न के दो क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हमें पता है जो लोएस मैदान है वो किसकी वजह से बनता है। लोएस हमारा बनाता है विंड, विंड यानी कि हमारा एओलिन एक्टिविटी। विंड जो आपका विंड के द्वारा जो टोपोग्राफी बनती है उसको एओलिन टोपोग्राफी भी बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट का क्या हो गया, फर्स्ट का ए हो गया, फर्स्ट का क्या हो गया, फर्स्ट का सी हो गया। अब सी देखो कौन से ऑप्शन में है, सी हमारा बस एक इस बी ऑप्शन में और एक इस डी में है। तो बाकी दोनों को क्या कर दो, कट, इनको आपको देखना ही नहीं है। अब आपका सेकंड है मोरेन। मोरेन किससे बनते हैं, मोरेन बनाए जाते हैं आपके ग्लेशियर के द्वारा। हाँ जी बिल्कुल अजय, फर्स्ट का सी और सेकंड का बी। और आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व। आपका आंसर क्या होगा, बी। बस आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस देख लिया ना। और आप जब श्योर हो कि मोरेन ग्लेशियर से बनेंगे तो आगे टाइम वेस्ट मत करना, टाइम बचाना और अगले क्वेश्चन पे करके नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने लग जाना, ठीक है, ऐसे टाइम बचेगा। हाँ जी बी करेक्ट है। अब आए आपको क्वेश्चन सोल्व करने। ऐसे तो क्वेश्चन सोल्व होंगे आपके, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व होंगे। क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, जब आप डेली क्वेश्चन सोल्व करके देखोगे ना, डेली
डेली की डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने की ट्रिक खुद पे खुद आ जाएंगी, मुझे भी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, आप प्रीवियस बुक से क्वेश्चन सोल्व करते हो, ज्यादातर आप प्रीवियस क्वेश्चन बुक से सोल्व करते हो, तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है अजय? आगे बताओ बेटे, क्या है क्वेश्चन सोल्व करने में, क्या आपको डाउट आ रहा है? उसमें सॉल्यूशन नहीं होते हैं, मैंने ना आप सबको बताया था। आपके पास बेशक से बुक हो, चलो ठीक है, बुक ज्यादा इजी पड़ता है, खोली और सो, लेकिन जो आपकी वो ऐप है ना, उस ऐप में साथ के साथ आपके आंसर भी दे रखे हैं। और चलो आपकी बुक में नहीं है ना आंसर या सॉल्यूशन, तो भाग के वो क्वेश्चन नेट पे गूगल पे लिखा और लिखते ही आपके सामने वो आंसर आ जाएगा। या फिर आप मेरे से पूछ लिया करो कि मैम इसका आंसर क्या होगा, मेरे को कंफर्म नहीं है। हाँ जी, आपको अगर बुक से क्वेश्चन नहीं हो, बुक में सॉल्यूशन नहीं है, तो आप मेरे पास सेंड कर दिया करो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, मैं ग्रुप, आप ग्रुप में छोड़ दो कि मैम, मैसेज छोड़ दो या पर्सनली सेंड कर दो कि मैम ये समझ नहीं आया मेरे को बताओ, या क्लास में पूछ लो मैम इसका आंसर क्या हो सकता है। जब वो क्वेश्चन आप पूछोगे ना, तो आप एक बात याद रखना, जो क्वेश्चन हम पूछते हैं ना वो ज्यादा याद रहते हैं, पूछे हुए क्वेश्चन ज्यादा याद रहेंगे आपको। जबकि आप क्यों याद रहेंगे, क्योंकि उनको आप डिस्कस कर रहे हो दूसरे के साथ, जब डिस्कस करते हैं तो वे चीजें ज्यादा याद रहती हैं। ठीक है, और बुक का आप क्या पूछ रहे हो? देखो, जिन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है ना, या कोर्स परचेज कर रखा है और कोर्स में अभी भी हैं, तो उनके लिए जो पेपर वन की जो बुक है उसका जो प्राइस है वो 300 रुपए है। बाकी जिन्होंने नहीं परचेज कर रखा कोर्स, उनके लिए है 400 रुपए। और वो लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया था 299 वाला, जहां पे आपको ये बुक मिलेगी और फ्री डिलीवरी है, आपके घर तक बुक पहुंच जाएगी, है ना? फ्री डिलीवरी है आपके लिए। प्राइस मैंने जितनी कोशिश की है मेरी तरफ से मैंने कम करवा दिया है। अब 300 की तो आपको देखो, इससे कम में तो बुक आपको नहीं मिलेगी। हाँ जी अजय, आपको 300 में मिल जाएगी बुक, क्योंकि आप तो मेरे कोर्स में हो ना ऑलरेडी। जो कोर्स में है ऑलरेडी, आप तो डेली क्लास भी लेते हो, तो आपको तो बुक 300 रुपए में मिल जाएगी। आपके लिए तो जो प्राइस है वो 300 रुपए ही रहेगा। और दूसरा मैंने जो बोला था आपके लिए, जो मैथ क्लास है वो मैंने 25 से शुरू कर देनी है, 25 से। और आपका जो उस क्लास का टाइम रहेगा वो 2 से 3 बजे रहेगा। 1 घंटा डेली मैथ के लिए देंगे, उसमें हम ज्योग्राफी हर जैसे हर सीरीज है उसको कंप्लीट करेंगे।
वर्ल्ड के वोल्केनो, इंडिया के वोल्केनो, लेक, वर्ल्ड की लेक, इंडिया की लेक, साथ ही साथ जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आपका मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, आपको मिनरल्स की माइंस पूछी जाती है एग्जाम में, वो नहीं आती हैं, तो वहां से हम वे चीजें पढ़ेंगे। तो जल्दी से जिसको भी लेना है बेटे वो ज्वाइन कर लो, नहीं तो फिर 25 से जो क्लास है वो आपकी शुरू हो जाएंगी। और कोई डाउट, कोई भी चीज से लेके आपको कोई और क्लैरिटी नहीं है? अच्छा, किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मुझे आपको वो पीडीएफ अपलोड करना है इंसोलेशन वाला, और मैं कंप्रेस कैसे करूँ वो मेरे को अच्छा, मेरे को बताया तो था किसी ने, एक बार मैं यहीं से करके देख लेती हूँ हो रहा है या नहीं हो रहा है। फाइल, अरे ऐसे सेव तो हो जाएगा, बट वो मुझे डॉक्यूमेंट्स उसमें पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए, पीडीएफ की फॉर्म में अगर किसी को करना तो, क्योंकि वो जो पीडीएफ है वो आपका 15 MB से ऊपर है, और 15 MB से ऊपर जो मेरा डाटा है वो कंप्रेस नहीं हो पा रहा, वो पीपीटी पीडीएफ में नहीं चेंज हो पा रही है। बताओ बेटे, और कोई डाउट? आपको जियोमॉर्फोलॉजी के सारे टॉपिक क्लियर हैं? आपने जियोमॉर्फोलॉजी की रिवीजन करी है, की है, शुरू कर रखी है, नोट्स बना लिए आप लोगों ने? ज्योग्राफी की जो जियोमॉर्फोलॉजी यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, उसके नोट्स बन गए हैं आपके? आपने रिवीजन शुरू कर दी है उसकी? ओके, तो चलो आपसे मैं थोड़े से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ और मैं देखती हूँ कि आपकी तैयारी कैसी है। और एक अजय के अलावा और कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। यशवंत, आप भी बताओ, आपने रिवीजन शुरू नहीं किया बेटे? रिवीजन करते हैं आप।
चलो मुझे बताओ आप लोग कि कोनराड जो डिस्कंटिन्यूटी है वो किसके बीच में है? कोनराड डिस्कंटिन्यूटी, ऑप्शन 1 है आपका ए सियाल एंड सीमा के बीच में, ऑप्शन बी है आपका सियाल एंड निफे के बीच में, ऑप्शन सी है आपका निफे एंड सीमा के बीच में। अब बताओ जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? कोनराड डिस्कंटिन्यूटी किसके बीच में है? बताओ जल्दी से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हिंदी में कोनराड राड संबंधता किसके बीच में है? इनको हिंदी में सियाल और सीमा, सियाल और निफे और सीमा ही बोला जाता है, और कोनराड को हिंदी में कोनराड ही बोला जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सियाल एंड सीमा। अब इसके लिए ना आप एक ट्रिक याद कर लो, जो आपने ट्रिक याद नहीं की है, आप भूल गए हो। वो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, CMRGL, CMRGL। सी से है आपका कोनराड, एम से है आपका मोहरो वीसीज, आर से है आपका रेपिटी, जी से आपका गुटेनबर्ग, लिख लो इसको, और एल से आपका लेहमान। अब याद रखो ये CMRGL इसके अकॉर्डिंग याद रखो, ये है आपका सबसे ऊपर क्रस्ट, क्रस्ट की दो लेयर जिसको बोलते हैं अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। फिर है आपका मेंटल, मेंटल के भी दो पार्ट हैं, अपर मेंटल लोअर मेंटल। फिर है आपका कोर, कोर के भी दो पार्ट हैं, आउटर कोर और इनर कोर। आप देखो सबसे पहले ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट की जो दो लेयर है, इनके बीच में जो आपकी संबंधता है इसको बोला जाता है कोनराड, यानी कि आपका सियाल एंड साइमा, इनके बीच में क्या है? कोनराड है। ठीक है, अब आपका क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में कौन सी है? मोहरोविसीज। ठीक है, अब मेंटल के दो पार्ट है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में है जी से क्या था? आर, एम के बाद क्या है? आर, रेपिटी, रेपिटी अपर मेंटल लोअर मेंटल। फिर मेंटल के और कोर के बीच में कौन सी है? मेंटल और कोर के बीच में है आपकी गुटेनबर्ग। और अब लास्ट बच गया कि आउटर कोर और इनर कोर के बीच में कौन सी संबंधता है, तो वो है आपकी लेहमैन। अब बताओ आई समझ में? ये जो आपके लिए मैंने लिखा है ना ये कीवर्ड CMRGL, ये याद कर लो। और ये जो डायग्राम आपको बनाया, ये डायग्राम जो आपको हमेशा याद करवाया जाता है, क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट के भी दो पार्ट हैं, मेंटल के भी दो पार्ट है, कोर के भी दो पार्ट हैं। और एक सबसे पहले है सी, तो आपका अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में क्या है? कोनराड। फिर आपका क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या है? मोहरोविसिस, एम से, एम किसके बीच में है?
क्रस्ट और मेंटल के बीच में। फिर मेंटल की जो दोनों लेयर है उनके बीच में है रेपिटी, और मेंटल और कोर के बीच में क्या है, मेंटल और कोर के बीच में है आपका गुटेनबर्ग, और आपका कोर, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में क्या है आपका लिहमैन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व होता है ये। अब आगे चलते हैं, आगे जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ अब आपका ना देखो एक मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आया। ये मैंने आपको जो पहली मैप की वीडियो दी थी ना उसमें था कि बे ऑफ फंडी किस कोस्ट पे है। ऑप्शन 1, हाँ जी ये भी बना सकते हो, सीएम रहे जेल। ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी चिली, और ऑप्शन डी है आपका कनाडा। आप बताओ बे ऑफ फंडी कहां पे है। बताओ जल्दी से, बे ऑफ फंडी आपका कहां पे है, ये मैप का क्वेश्चन है। अब देखो इसके लिए आपको मैप क्लैरिटी होनी चाहिए। चलो फिर भी गैस करो। ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी चिली एंड ऑप्शन डी कनाडा। ऑप्शन ए, अजय कह रहे हैं ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। बाकी भी आंसर करो, यशवंत, दिलीप, रुचि। अभी भी 2023 का जून का जो पेपर आया ना वो बहुत इजी पेपर आया बेटे। जो मैंने पेपर में आपको करवा रही हूँ ना बस वहीं से क्वेश्चन आए हैं, इससे अलग क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्वेश्चन आपके सारे हैं, बस लैंग्वेज वो थोड़ी सी कर देते हैं, जहां लैंग्वेज टफ यूज कर देते हैं वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हो। सबने बोला है ऑप्शन ए, लेकिन आपका बे ऑफ फंडी ना तो ऑस्ट्रेलिया के वहां पे है, ना नॉर्वे, ना चिली, ये हमारा कनाडा। ये आपका कनाडा है। कनाडा के ईस्ट कोस्ट पे यहाँ पे एक बे है, उस बे का नाम है आपका बे ऑफ फंडी। और इस बे ऑफ फंडी में आपके मिक्स्ड टाइड आते हैं, यानी कि सबसे हाईएस्ट ऊंचाई वाली जो टाइड आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, सबसे हाईएस्ट ऊंचाई वाले टाइड आते हैं आपके इस बे ऑफ फंडी में। ठीक है, हाँ जी कनाडा। आपका देखो ये क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी से आया है कि, अरे क्या हो गया है ये,
आपका ऑप्शन ए है, आपका देखो ये है। हाँ जी, क्या डाउट है अजय, पूछो। डाउट ही सेशन है ये, डाउट ही आपके लिए जा रहे हैं यहाँ पे। आप मुझे डाउट बताओ, क्या डाउट है। अच्छा, डाउट था आपको, आपको कनाडा ही लग रहा था। कोई बात नहीं, बट क्योंकि ये क्वेश्चन है ना आपका रिपीटेड है नेट के एग्जाम में। आपका बे ऑफ फंडी कहाँ पे है, क्योंकि ये टाइड के व्यू से, आपका टाइड टॉपिक है ओशनोग्राफी में, उसके रिगार्डिंग ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको क्या है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बट बे ऑफ फंडी आपके कनाडा में है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में कि पैडी प्लेन पैडी प्लेन एंड इंसेलबर्ग। अच्छा, वीक में एक क्लास क्वेश्चन की किया करो, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि मैं हर फ्राइडे को, आपकी जो क्लास है ना, हर फ्राइडे को आपकी 2 क्लास होती है, तो हर फ्राइडे को मैं आपकी जो है एक क्लास डाउट सेशन पे और क्वेश्चन करवाने पे लूंगी। हर फ्राइडे को आपका पहला जो 6 बजे वाली क्लास होगी वो डाउट सेशन पे होंगी, ठीक है। और कल देखो, कल आपका सैटरडे है, तो कल मैं आपकी जो क्लास है ना 1 से 3 बजे लूंगी, और दूसरी क्लास लूंगी आपकी 6 से 7 बजे। 3 क्लास रहेंगी आपकी, ठीक है। और संडे को भी आपकी 3 क्लास रहेंगी, क्योंकि हमारी बीच में क्लास नहीं हुई और उससे हमारा जो सिलेबस है फिर वो इफेक्ट हो जाएगा। हमें अपना टारगेट भी तो कंप्लीट करना है ना साथ साथ। तो बताओ, अब ये जो पैडी प्लेन और इंसेलबर्ग है, ये किसके फीचर्स हैं, यानी कि किसके द्वारा ये बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए, ये मेराइन साइकिल यानी कि रिवर के द्वारा बनाए जाते हैं ये। बी, एओलिन साइकिल यानी कि विंड के द्वारा बनाए जाते हैं ये। ऑप्शन सी, ग्लेशियल यानी कि ग्लेशियर द्वारा बनाए जाते हैं ये। ऑप्शन डी, कास्ट यानी कि अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा बनाया जाता है ये। आप बताओ, इंसेलबर्ग और पैडी प्लेन मैंने आपको बताया है, और इंसेलबर्ग का क्वेश्चन मैंने आपसे बहुत बार पूछा है कि ये इंसेलबर्ग वर्ड किसने यूज किया है। विलियम मॉरिस डेविस के मोनेडेनोक और पेनी प्लेन के अगेंस्ट दिया है। ये बताओ मुझे अब, ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बेटे वो सिर्फ पेपर 1 के लिए ही बुक है, पेपर 2 के लिए नहीं है। पेपर 1 की है आपकी बेटे, वो पेपर 2 की नहीं है। पैडी प्लेन आपका किया है एलसी किंग ने, बिल्कुल ठीक है अजय। इंसेलबर्ग आपका किसने यूज किया है, इंसेलबर्ग।
पेपर सेकंड की कब आएगी? बेटे पेपर सेकंड की आपको क्या जरूरत है? आप इतने पैसे वेस्ट क्यों कर रहे हो? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अगर आपके लिए ऑनलाइन इतना मैटर अवेलेबल है तो आप वहीं से सोल्व कर सकते हो। आपको बुक लेने की क्या जरूरत है? आपके पास जहाँ पे बुक लेने के लिए पैसे है वहां पे आप ये कोर्स पे लगा दो, आपकी क्लास तो रेगुलर रहेंगी। बुक का रहने दो, पेपर 2 की बुक मैंने हर बार आपको मना किया है। ये देखो ये नेट के क्वेश्चन करवा रही है और ये नेट के पेपर में ही आए हुए हैं। बुक, मैं सबको बुक के लिए मना कर रही हूँ, बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। छोड़ दो बुक का, पेपर 2 की बुक नहीं, पेपर 2 की मैंने जो साइट्स बताई है वहां से क्या कर लो, क्वेश्चन सोल्व कर लो। जो मैंने आपका इस पे भी फिलर फॉर्म ऐप पर भी आपके जितने भी एमसीक्यू आपको मिलते हैं वो सोल्व करो, बस उतना बहुत है। ऑप्शन ए, अजय आपने बोला है ऑप्शन ए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ये इंसेलबर्ग वर्ड आपको याद नहीं रहता है, ये आपका वोल्टर पैंक ने यूज किया है। पैंक ने यूज किया है। इंसेलबर्ग क्या है आपका? छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिनका इरोजन नहीं हो पाता, और ये इंसेलबर्ग कौन बनाता है आपका? एओलिन। ये इंसेलबर्ग आपका किसके डिपोजिशन फीचर, इरोजनल फीचर है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? विंड के इरोजन के द्वारा बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। रिवर के द्वारा ये नहीं बनाया जाता, ना ग्लेशियर के द्वारा और ना कास्ट के द्वारा, ये बनाया जाता है आपका विंड के द्वारा। ठीक है, ये आपका किसके द्वारा बनाया जाता है? विंड के द्वारा बनाया जाता है, रिवर के द्वारा नहीं बनाया जाता। और देखो मैंने जो जो टॉपिक करवा दिए हैं, अब आपकी फिर से नेक्स्ट फ्राइडे को डाउट सेशन होगा और उसमें मैं कम से कम आपसे 25 से 30 क्वेश्चन पूछूंगी। आज तो चलो फिर भी मैंने आपको शुरू में थोड़ा सा गाइड कर दिया, कुछ गाइडेंस दे दी, लेकिन उस दिन मैं आपको आते ही क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, जो भी हमने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा और जहां से, और वो क्वेश्चन पूछूंगी मैं जो नेट के एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, खुद के पास से नहीं पूछने वाली हूँ। नेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो पूछूंगी आपसे, ताकि आपको पता चले कि पेपर का पैटर्न कैसा है और किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन। और आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो 8-10 तक शुरू होगी। ठीक है, तो पैनिक मत होना, मैम क्लास शुरू नहीं कर, 8-10 तक मैं क्लास शुरू कर दूंगी आपकी। और सब जवाब दिया करो, जितने भी मैं ये क्वेश्चन करवाती हूँ आपके ये इम्पोर्टेंट है। और हर फ्राइडे को आपका क्या होगा, हर फ्राइडे को आपका डाउट सेशन होगा, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है, आपने कितना प्रिपेयर किया है। थैंक यू अजय, आपको समझ में आ रहा है, आप सबको समझ में आ रहा है, इसी से मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको एक एक वर्ड का जो मतलब है वो समझ में आए। ठीक है, और आपको सब समझ में आ रहा है और इससे आपके क्वेश्चन भी सोल्व हो रहे हैं, इससे बड़ी बात नहीं है। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारा जो पेपर है वो जरूर निकलेगा। और अगर आपको पेपर 1 के रिगार्डिंग भी कोई भी डाउट है, आपको कुछ नहीं समझ में आता तो बता दिया करो। थैंक यू सो मच बेटे, थैंक यू सो मच अजय। और ये बहुत बड़ी बात आप लोग कहते हो मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको मेरा पढ़ाया अच्छा समझ में आता है। इतना ही बहुत है कि आपको समझ में आता है। आपका पेपर क्लियर हो जाए, आपको जीआरएफ मिल जाए, उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। आपको बस जीआरएफ में दिलवाना चाहती हूँ, जितने भी मेरे बच्चे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच अजय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम टेम्परेचर टॉपिक खत्म करने वाले हैं। और कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? कल कल हमारी 1 से 3 बजे जो क्लास होगी उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रेशर, और कुछ आपके फोर्स हैं। पहले वे फोर्स पढ़ेंगे, फिर प्रेशर, आपका कोरियोलिस फोर्स, ये सब के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नाउ लीव द क्लास एंड टेक सम रेस्ट। आफ्टर दैट
you will again join the class and again do your hard work and make your notes. ठीक है, thank you so much.